हाँ, आज की वीडियो में हमने शुरू करना था म्यूटा रोटेशन ऑफ द फ्रुक्टोज से, ठीक है ना। म्यूटा रोटेशन ऑफ द फ्रुक्टोज में हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि हम जब सुक्रोज को पानी में डालेंगे तो उससे बनेगा हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और जो फ्रुक्टोज होता है जब वो पहले पहल वो होता है हमारे पास 6 मेंबर रिंग की शक्ल में, जिसको हम कहते हैं पायरानोस रिंग, ठीक है। बाद में ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फ्यूरानोस रिंग, जिसको हम कहते हैं 5 मेंबर रिंग। और जो 6 मेंबर रिंग होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, जो 5 मेंबर रिंग होती है वो लिवर रोटेटरी होती है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्योंकि हमारे पास 5 mm रिंग बन रही है तो इसकी जो रोटेशन आएगी वो आएगी -90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ द सुक्रोज, ठीक है, या इन्वर्टेड शुगर। तो उसको हम पढ़ेंगे सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस वाला कंसेप्ट आएगा आगे उसमें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है तो इसमें ये बात याद रखें कि -92 हमारे पास होती है इसकी म्यूटा रोटेशन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द हो किस तरह रही है, 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग के दरमियान इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। रिएक्शन ऑफ द मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमने बात करनी है टोटमराइजेशन की। टोटमराइजेशन क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन उसी मॉलिक्यूल के किसी और पार्ट पर जाकर लग जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर, ठीक है। तो टोटमराइजेशन। अच्छा, इस टोटमराइजेशन के अंदर एक बात याद रखनी है हमने कि जो टोटमराइजेशन होती है शुगर्स की वो अल्कलाइन मीडियम में फास्टर होती है, ठीक है। और इसके रिजल्ट में एनिडायोल्स बनते हैं। अच्छा, एनिडायोल्स क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि टोटमराइजेशन के रिजल्ट में बन रहे होते हैं और इस तरह से ये मुख्तलिफ दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम ग्लूकोज को हम रखते हैं अल्कलाइन मीडियम में फॉर NR, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक बनेगा एनिडायोल। एनिडायोल देखिए किस तरह से बन रहा है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गई है, ठीक है ना। ये गौर करें कि ये इन दो कार्बन के दरमियान पहले सिंगल बॉन्ड थी, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गई है। ऑक्सीजन के दरमियान जो हमारे पास डबल बॉन्ड थी खत्म हो गई, उसके साथ हाइड्रोजन लग गया, ये दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर बन गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि पहले सिर्फ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड थी और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। तो देखे ना, ये हमारे पास शिफ्टिंग हुई है हाइड्रोजन की, तो इसको हम क्या देते हैं, टोटमराइजेशन। अच्छा, इस टोटमराइजेशन से जो एनिडायोल बनाया, इट इज़ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड एंड ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास फ्रुक्टोज में, ठीक है ना। इट इज़ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास मैनोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो एनिडायोल्स होते हैं इन्हीं की वजह से शुगर्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में हमारे पास हम शुगर्स को दो तरह से क्लासीफाई कर रहे थे। हम कहते हैं कि एक तो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। किसी भी शुगर की रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग होने की सलाहियत डिपेंड करती है उसके फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के, क्योंकि मोनोसेकेराइड जो होते हैं क्योंकि वो होते बेचारे फ्री हैं, एक शुगर यूनिट होता है अकेला अकेला, तो उसके इसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑल द मोनोसेकेराइड्स आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। वाइल अगर हम डाइसेकेराइड में देखें तो हो सकता है कि उनका एल्डिहाइड ग्रुप जो है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इंगेज हुआ हो। दो अगर हमारे पास सपोज करें ग्लूकोज मिल रही हैं, दो ग्लूकोज मिलकर क्या बनाती है, माल्टोज, ठीक है। तो वैसे तो माल्टोज हमारे पास रिड्यूसिंग ही होते हैं, जबकि हमारे पास अगर हम बात करें सुक्रोज की तो उसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिल रही होती है, तो वो इस तरह से मिल रही होती है कि उनके एल्डिहाइड और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमारे पास ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का। तो इस वजह से इसकी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं सुक्रोज की। हम आगे बाद में देखेंगे फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मीन्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होंगी, वरना अगर नहीं है तो नहीं होंगी। अच्छा, इसमें भी बनता वही है, देखिए जैसे हमने ग्लूकोज में बात की थी कि एनिडायोल फॉर्म होते हैं और उसके बाद क्या होता है। अच्छा, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का पता कैसे लगेगा, इनके लिए कुछ फर्दर टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी में हम करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, ठीक है। ये जो तीनों टेस्ट होते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाने के लिए हम करते हैं। और हमने जैसे बात की कि अल्कलाइन मीडियम में एनिडायोल फॉर्म होते हैं और वही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के लिए वजह होते हैं, तो इसी वजह से ये तीनों टेस्ट हम क्या कर रहे होते हैं, अल्कलाइन मीडियम में परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो एनिडायोल्स बनेंगे वो करते क्या है कि हमारे पास हमने सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट भी ऐड किया होता है और इसका हमारे पास एक होता है क्यूपरिक आयन। क्यूपरिक आयन की ऑक्सीडेशन क्यूपरिक आयन की रिडक्शन होती है और उससे क्यूपरस आयन बनता है। रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, रिड्यूस या डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, ठीक है। तो क्यूपरिक आयन दैट वाज 2+, जब वो 1+ में हो जाएगा तो उसको क्यूपरस आयन में, तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन हो गई। और किसने की, एनिडायोल्स ने। एनिडायोल्स क्या थे, ये जो हमने ऊपर पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि हमारे पास क्यूपरस आयन बन गया, पहले क्यूपरस हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये देखें ना, ये क्यूपरिक आयन था, ये क्यूपरस आयन में कन्वर्ट हुआ, इससे हमारे पास बना क्यूपरस हाइड्रोक्साइड। और ये जो क्यूपरस हाइड्रोक्साइड है इसका कलर होता है येलो और ये फिर बन जाता है क्यूपरस ऑक्साइड जिसका कलर होता है रेड। तो ये रेड कलर इन टेस्ट में आएगा जो कि शो करेगा कि हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर थी कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास एक बात करते हैं ऑक्सीडेशन की।
अच्छा, इसने ये एक लाइन लिखी है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक शुगर का नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव कलर कहेगा किसी भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जनाब ये ग्लूकोज है कि कोई और गलैक्टोज है, इस तरह से नहीं हम बता सकते। हम बस बता सकते हैं ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी है वो नहीं बताएगा। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन अगला रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन दो जगह पर हो सकती है किसी भी शुगर के अंदर, ठीक है ना। अगर हम ग्लूकोज की एग्जाम्पल लें तो एक उसका एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक उसका लास्ट पर हमारे पास टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है ना। अगर इसके एल्डिहाइड ग्रुप के पर ऑक्सीडेशन होगी तो उससे हमारे पास क्या होगा, CHO, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द COOH ग्रुप, और ये हमारे पास बना देगा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। और ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया। अगर हमारे पास टर्मिनल अल्कोहल वाले कार्बन के ऊपर ये हरकत होती है, मतलब वहां पर हमारे पास CH2OH अगर COH में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इस वजह से क्या कार्बोनिक ये कार्बोनिक एसिड होता है ना, COOH, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ग्लूक्रोनिक एसिड बनेगा। टर्मिनल अल्कोहल पे हमारे पास अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी तो उससे ग्लूक्रोनिक एसिड होगा, और अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप पे होगा तो ग्लूकोनिक एसिड होगा, ठीक है। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन से, ग्लूकोज की रिडक्शन से क्या चीज़ बनती हैं, अल्कोहल्स बनती हैं, ठीक है। रिडक्शन करवाते हैं किस तरह से कि हमारे पास एक हमने लिखा हुआ है कि एक रीएजेंट होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम अमलगम के तौर पर हम क्या यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। और इससे होता क्या है, ये देखें, अगर हमारे पास रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। ऊपर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी, इसमें हमने कहा कि ऑक्सीडेशन होता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हमने देखा था कि CH2OH, ठीक है, इसमें हमारे पास, या ऊपर देख ले CHO, इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा था जिससे COOH ग्रुप बन रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन ऐड होंगे तो एक हाइड्रोजन जाकर लग जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन अलग से कार्बन के साथ लग जाएगा, ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए इसकी। तो इससे हमारे पास अल्कोहल बनेंगी, ठीक है। और अल्कोहल भी अगर हम देखें मुख्तलिफ शुगर मुख्तलिफ बनाती है, जैसे डी ग्लूकोज से हमारे पास डी सोर्बिटोल बन रहा है, डी ग्लैक्टोज से डी डेल्सिटोल बन रहा है, मैनोज से मैनिटोल, फ्रुक्टोज से दो बन रही है, ठीक है। एक मैनिटोल भी बन सकती है और सोर्बिटोल भी बन सकती है, ठीक है। और डी राइबोज से रिबिटोल बन रही है। अच्छा, यहाँ पर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, कि हमारे पास सोर्बिटोल और डेल्सिटोल, सोर्बिटोल किससे बनी थी, ग्लूकोज से, और डेल्सिटोल किससे बनी थी, ग्लैक्टोज से। ये दोनों क्या करती हैं, इनको हम यूज कर रहे होते हैं, कोज स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक इफेक्ट लीडिंग टू स्वेलिंग। ये हमारे पास ये कोई इनका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, स्वेलिंग कर देती हैं सेल्स के अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा कैटारेक्ट जो होता है ना, कैटारेक्ट मोतिया जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी ये हमारे पास क्या कर देती है, इन्वॉल्व होती है, इनकी वजह से मोतिया हो रहा होता है, ठीक है, कैटारेक्ट। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है ना, नर्वस डिसऑर्डर, नर्व्स होगी वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी पेरिफेरल पेरिफेरल पार्ट्स की, ठीक है ना। तो इसमें भी इन्हीं दो चीज़ों का रोल होता है, सोर्बिटोल और डेल्सिटोल का। मैनिटोल की बात करें तो मैनिटोल जो होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जाहिर सी बात है फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से अगर हमारे पास क्रेनियम के अंदर प्रेशर बढ़ गया है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैनिटोल। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कि मैकेनिज्म ये होता है कि मैनिटोल मैनिटोल जब हम देंगे तो उससे हमारे पास क्या होगी, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी। यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी तो दिमाग से जो फ्लूइड भरा पड़ा था वो निकल जाएगा यूरिन में, और इस तरह हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आ रही है डिहाइड्रेशन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक एसिड ज़रूरी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम सपोज करें सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड के तौर पर यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएंगे उस कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, या जो भी हम मोनोसैकेराइड यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना। जहाँ पर उसने लिखा हुआ है एक बड़ी अच्छी बात कि हेक्सोसिस जो बनाएंगी उनको जब हम HCl से रिट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास वाटर निकलेगा, तो उससे बनेगा हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉरफ्यूरल, ठीक है। आप ये परेशान ना हो, यहाँ देख ले हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉरफ्यूरल का ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो 3 वाटर निकाल लें तो हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉरफ्यूरल बना फ्रॉम द हेक्सोसिस। और अगर हमारे पास पेंटोसिस की बात करें तो इसमें से जब हम वाटर निकालेंगे 3 तो हमारे पास सिंपली फॉरफ्यूरल बनेगा। ये हमारे पास दोनों कंपाउंड जब अल्फा नफ्थोल से हम दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो इनसे कलर्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। ये मोलिशियस टेस्ट का प्रिंसिपल भी है, ठीक है, ये कॉपी में प्रैक्टिकल क्या पढ़ेंगे भी। अच्छा, इसके अलावा कह रहा है कि हमारे पास जो ओलिगोस सैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है उनका केस क्या होता है, पहले वो हाइड्रोलाइज होकर मोनोसैकेराइड बनेंगे, छोटे होंगे, फिर उनका एसिड के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास इनका इस तरह से रिएक्शन होगा। बायल्स टेस्ट क्या होता है, बायल्स टेस्ट के अंदर ये होता है कि हमारे पास HCl यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द H2SO4, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास इंस्टेड ऑफ अल्फा नफ्थोल रिएक्ट, इसमें भी वही बनेंगे, ठीक है ना, फॉरफ्यूरल्स ही बनेंगे, लेकिन वो ओर्सिनोल के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्फा नफ्थोल के साथ नहीं करेंगे, इस तरह ग्रीन कलर डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कलर नहीं बताया हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर उन्होंने बता दें ग्रीन कलर होगा, ठीक है। इसके लिए हम पेंटोसोरिया पीछे पढ़ चुके हैं, एक डिजीज होती है जिसमें जाइलो ज़्यादा यूरिन में रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, इसको हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। म्यूजिक एसिड टेस्ट अगर हम बात करें, म्यूजिक एसिड टेस्ट के लिए अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लैक्टोज के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको हम यूज़ कर रहे थे इसमें
एसिड यूज़ करते हैं, उससे हमारे पास जो होते हैं इनसॉल्युबल म्यूसिक एसिड क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है ओसा जोन फॉर्मेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। ओसा जोन के अंदर याद रखिएगा हमारे पास एक कंपाउंड चाहिए होता है ओसा जोन फॉर्मेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो फिनाइल आ जाता है, जिसको हमने लिख सकते हैं C6H5, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगी हुई है तो उसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो फिनाइल हाइड्रोजन होती है, ये इसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे पास पहले 2 कार्बन पर चिपक जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ओसपी में क्वेश्चन आता है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई ग्लूकोज जो फ्रुक्टोज और जो हमारे पास से ग्लूकोज फ्रुक्टोज और मैनोज हैं, ठीक है ना, वो सेम ओसाजोन क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके अंदर हमारे पास जो डिफरेंस होता है, चलिए वो सुन लें, क्योंकि इनके जो डिफरेंस है तीनों में, वो हमारे पास फर्स्ट 2 कार्बन के अंदर ही होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज फ्रुक्टोज में क्या फर्क है कि हमारे पास एल्डिहाइड कीटो ग्रुप, ठीक है, और मैनोज के अंदर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आइसोमरिज्म में, कि हमारे पास उन दोनों में भी फर्स्ट 2 कार्बन में डिफरेंस होता है, सेकंड कार्बन पे डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन दोनों के अगर हम मास काट देंगे ये वाली, यहाँ पर अगर दोनों पहले कार्बन पे फिनाइल हाइड्रोजन लग जाएगी, ये देखे ना, पहले एक फिनाइल हाइड्रोजन लगी फिर दूसरी लगी, तो इन दोनों का जो पहले 2 कार्बन है वो सेम होंगे, तो दोनों शुगर में फर्क ही कोई नहीं रह जाएगा, तो इसलिए हमारे पास इनके ओसाजोन सेम होते हैं, दैट आर नीडल शेप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा हमारे पास जो ये याद रखिएगा, जो ओसाजोन्स हैं वो सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर्स बनाती हैं, ये मैं बताना भूल गया, चलिए आप देख लें। तो रिड्यूसिंग शुगर में अगर हमारे डाइस मोनोसैकेराइड मैंने कहा था सारे रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि उनमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप फ्री होते हैं, लेकिन हमारे पास जो डाइसैकेराइड्स हैं उनमें हमारे पास माल्टोज और लैक्टोज दे आर रिड्यूसिंग, तो इनके हमारे पास